निकालो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। साउंड क्लियर आ रही है बेटा? हाँ यस सर। देखो चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथ में ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसका काफी होता है ना। जो हमारे घरों में करंट वरंट आती है वो सब इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, तो है ना। जैसे तो करंट जो होती है वो क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं बता देता हूं, है ना। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज हम पढ़ ही चुके हैं। चार्ज प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिससे हम अट्रैक्ट करते हैं, जिससे अट्रैक्ट करता है या रिपल्सिव करता है वो चार्ज हो जाता है। क्लियर है क्या बात? जैसे कि मेटल में हम यदि ले लें, मेटल्स में ले लें, है ना, तो मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जैसे मेटल कौन सा? एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोना, एयू, ऐसे हो सकते हैं ना, कॉपर, एयू। ये इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं, वही चार्ज होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ये ना, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। नहीं आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ये अंदर, मेटल के अंदर अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं। तो जो इसकी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता है आपको? बहुत हाई होती है। कितनी होती है? बहुत हाई। सबसे ज्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर ही होते हैं। कितनी होती है? लगभग ऐसे 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 28 या ऐसे किसी किताब में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? केमिस्ट्री में खूब पढ़ रखा है हमने। क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ जो दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में इसके यू रिवॉल्व करते रहेंगे ऐसे करके, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं उसमें न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स कम होता है। तो जब फोर्स नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता रहता है। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाइंडिंग फोर्स से दूर रहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मेटल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम किसका यूज करेंगे? चार्ज के लिए। जो चार्ज यूज करते हैं हम वो मेटल्स का यूज करते हैं चार्ज कैरियर की फॉर्म में। पहली बात, ये तो जनरल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन चार्ज मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। 99% क्वेश्चन मेटल का ही होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वो ऐसी जनरल डेफिनेशन पे दे देता है कि भाई चार्ज जहां बहेगा, चार्ज जहां फ्लो होता है वहीं पे करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्लियर है क्या बात? तो चार्ज के बारे में तो ये लिख लो आप, है ना। चार्ज और कहां कहां पे हो सकता है? चार्ज जैसे आयंस पे हो सकता है चार्ज, चार्ज ऑन आयन, चार्जेस ऑन आयंस। आयंस हो सकते हैं ना किसके? जैसे सोडियम क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड आयन ऐसे है ना। जैसे NaCl का है सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना ऐसे, NaCl का सॉल्यूशन है तो Na+Cl, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। चार्ज तो है, हाँ भाई चार्ज है। चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ आयन, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इसमें चार्ज किसकी फॉर्म में है? चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसमें? मेटल में। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
जो भी आप बोलो, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम क्लोराइड है, जैसे कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट ऐसे, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस ऐसे, इस पे ये भी चार्ज कैरियर है, ये भी क्या है, चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर तो कुछ भी हो सकता है, आयंस हो सकते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हमारे इस चैप्टर में हम फ्री इलेक्ट्रॉन को अपना चार्ज कैरियर कंसीडर करेंगे। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो और बता देना जब कॉपी कर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ध्यान रखना, मैं दोबारा से पूछूंगा मेटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जाकर के आप गूगल पे सर्च कर लेना या किसी और चीज पे सर्च कर लेना। अलग अलग मेटल में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन ऑर्डर यही होता है, 10 की पावर 28। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना भाई मेरे को। हाँ भाई, हो गया कॉपी? यस सर। चार्ज ऑन आयंस। सुनो, अब हम डेफिनेशन लिखते हैं करंट की। करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है करंट। क्या होती है भाई करंट? बता सकता है कोई करंट क्या होती है? कोई भी बताओ, एक कुछ भी। Is the flow of electrons per unit time? बिल्कुल सही बात है, थोड़ा थोड़ा सही है ना। जैसे मैंने बताया कि चार्ज कैरियर, अधिकतर केस में तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, लेकिन आयंस भी हो सकते हैं, है ना। तो हम अपनी डेफिनेशन में लिखेंगे, ध्यान से देखो। मान लिया चार्ज कैरियर है, ये क्यू है, ऐसे भाग रहा है, ये क्यू ऐसे भाग रहा है, ये क्यू ऐसे भाग रहा है, क्यू ऐसे भाग रहा है ना, क्यू भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। जब भी चार्ज भागेगा वहां पे करंट होगी। समझ में आई बात? चार्ज जहां भागेगा वहीं करंट होगी, और चार्ज के भागने की दर को, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current, is called current. Rate of flow of charge is called current. That is, ये है Q, I is equal to dQ upon dt. Rate of flow of charge is called current. I is equal to dQ upon dt. इसे आप इस तरीके से लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा कि टोटल चार्ज इधर गया और टोटल टाइम इतना,
है ना, टोटल चार्ज इतना। इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं dq अपॉन dt, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी अंतर आपको। तो ये है करंट। अगर जो मैं देखूं SI यूनिट ऑफ करंट कितनी होगी, इज कूलम पर सेकेंड, और इसे हम एम्पियर भी बोलते हैं। एम्पियर, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए से। एम्पियर, कूलम पर सेकेंड इज द SI यूनिट। दूसरा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कुछ बच्चे या कुछ टीचर या जैसे भी हैं, वो ये बताते हैं, नहीं मतलब बताते नहीं है, पूछते हैं बच्चों से, या बच्चे पूछ लेते हैं टीचर से, क्या कि सर ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, जबकि करंट की तो डायरेक्शन होती है। बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया एक वायर है ना, और फिर इस तरीके से करंट डिवाइड हो गई, आई इसमें, I1 इधर I2 इधर, ऐसे हो सकता है ना। तो बेटा करंट की तो डायरेक्शन है, ऐसे दौड़ना है, हमें पता लगेगा करंट या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, तो करंट की तो डायरेक्शन है, तो ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गई, ये पूछते हैं। जब करंट की डायरेक्शन होती है तो करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों हो गई, तो ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन है, इट हैज डायरेक्शन, बट स्टिल it does not follow rules of addition and subtraction of vector। समझ में आई बात, डायरेक्शन तो है लेकिन ये वेक्टर के रूल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो बिल्कुल नहीं करता। समझ में आई बात, तो इसलिए ये टेंजर क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, टेंजर क्वांटिटी। ध्यान से सुनो, क्या कहलाती है, टेंजर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो लेकिन वेक्टर के रूल्स को फॉलो ना करे, टेंजर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे करंट, जैसे प्रेशर, जैसे करंट, जैसे प्रेशर, ये सब टेंजर क्वांटिटी है। ध्यान से सुनो, लेकिन हमारे सिलेबस में 11th 12th के लेवल पर ये टेंजर क्वांटिटी सिलेबस में है ही नहीं, तो इसलिए हम इन टेंजर क्वांटिटी को, जिनमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, रूल्स को फॉलो नहीं करती, उन्हें सबको क्या मानेंगे, हम स्केलर मानेंगे। क्लियर है क्या बात, ये बात। कॉपी करो तेजी से। तो टेंजर क्वांटिटी है भैया, मत सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। टेंजर वेंजर अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए पूछना भी मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेकर के आते हैं सर ये टेंजर क्वांटिटी क्या होती है, इसलिए अपन तो क्या पहले ही बता देते हैं कि भैया टेंजर वेंजर के चक्कर में मत पड़ो, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। टेंजर अपने 12th लेवल पे है ही नहीं, बीटेक बीटेक करोगे तो पता लगेगा टेंजर क्वांटिटी क्या होती है। सही है भाई। दूसरा, जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। Done, sir. वेरी गुड। एक मिनट रुक जाओ, मैं बस, हाँ अब
इसकी डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो कैसे, ध्यान से देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन, ऐसे लिख देता हूं मैं, पूरी इंग्लिश में लिख देता हूं, इज टेकन टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और in opposite to the direction of flow of negative charge, ये इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा हम करंट की डायरेक्शन को उधर लेंगे, या जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को लेंगे। समझ में आई बात? ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। देखो, जैसे कि किसी जगह ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस, ये प्लस चार्ज इधर भाग रहा है, तो यानी इसके इक्विवेलेंट जो करंट होगी वो इधर भागेगी प्लस चार्ज के ऊपर, जबकि इसके बराबर में बना लेना, मान लिया नेगेटिव चार्ज है, और ये इधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है, चलो ये भी इधर भाग रहा है, मान लिया ऐसे नेगेटिव चार्ज, तो इसके इक्विवेलेंट जो करंट होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगी। ये कन्वेंशन प्लस चार्ज के अलोंग लेते हैं और नेगेटिव चार्ज के भागने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है। देखो, कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। अरे क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। बोर्ड ही खराब है यार, Then, sir. वेरी गुड। ये हो गई करंट की डायरेक्शन के रूल, है ना, रूल ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, रूल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर पॉजिटिव उधर, जिधर नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, जैसे मैंने वेलोसिटी आपको पढ़ाई थी, जैसे 11th में हमने पढ़ा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या था? बहुत तरीके से थी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताना? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से जो करंट है वो भी दो तरीके से लिखेंगे, है ना। देखो बोर्ड पे, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, क्या है ये? कंडक्टर का मतलब मेटल, कंडक्टर का मतलब मेटल, ऐसे है। और इस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ दो अभी आप, है ना, चार्ज फ्लो हो रहा है। लेट डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा क्यू फ्लोज
through this conductor in time डेल्टा टी। यदि dq चार्ज इसमें से dq चार्ज dt टाइम में, कितने टाइम में, dt टाइम में फ्लो हो जाता है, भाग जाता है, इधर से इधर चला जाता है, तो एवरेज करंट आई एवरेज, टोटल चार्ज लिखेंगे, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज आई एवरेज जो होगी वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगी। दिस इज द एवरेज करंट। एवरेज करंट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यूनिट तो इसकी एम्पियर ही होगी, है ना, यूनिट क्या होगी, एम्पियर ही होगी है। बोलो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज करंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर ये न्यू चैप्टर है? हाँ न्यू चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर है। ओके सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी। एवरेज करंट, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज करंट। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, अब हम लिखते हैं यहां पे ऐसे हैश बना लेना, तो एवरेज करंट हो गई। अब लिखेंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यही इंस्टेंटेनियस करंट है। वैसे तो आपने पहले 11th में बहुत बार पढ़ रखा है कि इसे ऐसे डिफाइन कर देंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होता है तो ये डेल्टा क्यू डी क्यू बन जाता है और डेल्टा टी डी टी बन जाता है ना, और इसे ही क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। दूसरी बात, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, इसके चक्कर में पड़ने की ये क्या होता है, बच्चे कहते हैं लिमिट क्या होती है, लिमिट क्या होती है ना। आप ये तो एक बार डेफिनेशन इसे दिमाग में फोटो खींच लो कि ऐसे होता है ना। और इंस्टेंटेनियस करंट क्यू चार्ज टी की फॉर्म में दिया होगा, उसे डिफरेंशिएट कर देना टी के रेस्पेक्ट में, तो इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाती है। यूनिट तो इसकी भी एम्पियर ही होगी, है ना, स्केलर क्वांटिटी है, डी क्यू अपॉन डी टी। बोलो, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
Done, sir. वेरी गुड, ध्यान से देखो, इन पे सवाल कराएंगे जब ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो डेफिनेशन लिख लो आप कैसे। अगर जो Q एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है तो ऐसे कर देंगे करंट निकालने के लिए, लेकिन अगर जो आपको करंट दे दी और Q निकालना है तो आप क्या करोगे, I dt ऐसे लिखेंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई करके IT dt इज इक्वल टू dq और dq इज इक्वल टू IT dt ऐसे लिख सकते हैं। यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड ऐसे IT dt, बोलो, और ये कहां से कहां तक, T1 से T2 तक ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज IT dt टोटल चार्ज। क्लियर है क्या बात? इधर लिख लेना क्या कि Q टोटल कैसे मिलता है, IT dt, IT का इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। यदि इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल चार्ज आ जाता है। कहने का मतलब ये है, बोर्ड पे देखो, कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, कभी तुमने पढ़ा होगा y dx, dA बराबर y dx, और ये क्या होता है, एरिया, एरिया होता है y dx, ये है ना, x1 से x2 तक ये एरिया होता है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया। नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कैसे। ये क्या है, करंट, यदि I दे रखी है, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और ये t, यदि I और t का ग्राफ दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है ऐसे, है ना, तो और आपको T1 से लेकर T2 तक जो चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना है, तो क्या करोगे आप, एरिया निकाल दोगे, एरिया, व्हाट इज इट, दिस इज द एरिया। नहीं आए बात समझ में, इसे हटा देते हैं, दिस व्हाट, एरिया अंडर I वर्सेस T ग्राफ, यानी कि I और T में यदि आप T1 से T2 तक का एरिया, क्षेत्रफल निकाल दोगे तो वो क्या देगा, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जैसे वेलोसिटी का एरिया क्या देता था बताओ भाई, VT ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे निकाल देते ना, VT ग्राफ का एरिया कोई बता सकता है क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया क्या देता है, क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ का एरिया क्या देगा, टोटल चार्ज। सही है, मैं लिखा देता हूं इसे, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। हाँ भाई, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये कंडक्टर है, ये रहा, दिस इज व्हाट, कंडक्टर,
कंडक्टर का मतलब मेटल, और इसमें चार्ज फ्लो दे रखा है ना, चार्ज फ्लो इन कंडक्टर is given by qt is equal to कितना 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2. फाइंड करंट एट t is equal to 2 सेकेंड इन कंडक्टर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. चार्ज ऐसे फंक्शन दे दिया, आपको क्या निकालना है, टू सेकेंड पर करंट निकालनी. The 9 ampere. हाँ एक मिनट वो मैं भी करने दो बच्चों को. 4 दूनी 8 और 1 9. So 10 ampere. 10 एम्पियर. एक का 9 एम्पियर, एक का 10 एम्पियर, एक का 11 एम्पियर. सबके अलग अलग आने चाहिए. क्यों? डिफरेंशिएशन कर दो भैया. कैसे? देखो यहां लिखते हैं ना, छोटा ही सवाल है. मैंने बताया था कि चार्ज दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो इसमें जो करंट होगी वो dq अपॉन dt से, यानी इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर देंगे. अब डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए अपने को, है ना भाई, वो मैं नहीं बता पाऊंगा. यदि फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं अभी बता दूंगा. कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 40 प्लस 1 प्लस 0. तो जो i आ गई वो 40 प्लस 1, यानी कि i भी समय का फंक्शन है. समय के साथ साथ करंट भी बढ़ रही है. उसने कब पूछी है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. 2 सेकेंड पे जो करंट होगी t की जगह 2 रख देंगे. 8 प्लस 1 9 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही सही सवाल है. मतलब ये तो हमने कोई करा था ना, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में ऐसी. बताओ, कॉपी करो, क्वेश्चन निकालो. हाँ भाई, ध्यान से देखो.
करंट किसी कंडक्टर में 3t+2, यानी कि करंट जो है टाइम का फंक्शन है किसमें, किसी कंडक्टर, मान लिया कंडक्टिंग वायर, करंट जा रही है ऐसे इसमें, ये तो पहले पार्ट में क्या पूछा है, करंट इन कंडक्टर एट का मतलब हिंदी में 2 सेकंड पर करंट बताओ, तो क्या रख देंगे, t बराबर 2 सेकंड रख देंगे यहाँ पे, t इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पे, तो 2 सेकंड पर करंट कितना होगा, 3 into 2 + 2 कितना हो गया, 8 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, 2 सेकंड पर करंट, 2 सेकंड पर करंट। यश, यश है क्या भाई, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये बताओ, सर पहले इंटीग्रेट कर दो, फिर उसका मतलब हाँ। उस पे वैल्यूज लिमिट रख देंगे, फिर उसके बाद उसको डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस डिवाइड कर दो। करो। एवरेज करंट, बेटा एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, एवरेज करंट निकालते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो पता है हमें 0 से 2 सेकंड तक, यानी कि ये तो पता है हमें टोटल टाइम, लेकिन 0 से 2 सेकंड तक इस वायर में से चार्ज इधर से इधर कितना फ्लो हुआ वो कैसे निकालेंगे। बोर्ड पे देखो, जब I 3t+2 दे रखा है, तो ये I जो होता है dq/dt तो होता है, तो इसका मतलब dq/dt इज इक्वल टू 3t+2 बताया था ना मैंने, करंट। तो अगर जो टोटल चार्ज निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है, 0 से 2, तो क्या मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर दूं, 3t+2 dt कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अगर जो लिमिट 1 से 2 होती तो 1 से 2, और ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा Q टोटल। तो Q टोटल कितना आएगा, Q टोटल, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 3t² 2 + 2t। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई अपने को, है ना, 3t² 2 + 2t, कहां से, 0 से 2, तो क्या करूं, लिमिट रख के बताओ कितना आया Q टोटल। हाँ भाई, लिमिट रखेंगे ना, रखो, करो आराम से, धीरे धीरे करते हो तुम लोग। अबे कितना करोगे, हाँ पहले रखेंगे 2, 3/2 × 2² + 2 × 2, फिर माइनस लगा के t की जगह 0 0, ये आ गया, तो Q टोटल आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 10 कूलम। तो Q टोटल आ गया आपका, Q टोटल 10 कूलम। टाइम कितना है, टाइम 2 सेकंड, ये रहा ना, 0 से 2 सेकंड, सही है। तो इसलिए क्या रख देंगे हम, I एवरेज इज इक्वल टू Q टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। Q टोटल कितना आया, 10 कूलम, और T कितना आया, 5 एम्पियर। I एवरेज 5 एम्पियर, सही है क्या बात, ध्यान से देखो, 2 सेकंड पर चार्ज करंट कितनी थी, 8 एम्पियर,
लेकिन 2 सेकंड तक एवरेज करंट कितनी आई, 5 एम्पियर। तो एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में अंतर होता है। इंस्टेंटेनियस करंट टी पर निर्भर करती है ना। तो जितने समय पे पूछिए उतना रख दो इंस्टेंटेनियस, जबकि एवरेज करंट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितना टाइम पूछा, 0 से 2 सेकंड, तो टोटल टाइम तो 2 सेकंड तो आ गया, ये आ गया 2 सेकंड। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से, लिमिट पुट। तो एवरेज करंट 2 सेकंड में एवरेज करंट और 2 सेकंड पर करंट में अंतर होता है। क्वेश्चन लिख देता हूं। हाँ भाई, हमें क्या बतानी है, 0 से लेके 4 सेकंड तक एवरेज करंट बतानी है इसमें। बताओ भाई, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्लियर है क्या बात? अच्छा जी, 0 से 4 सेकंड तक निकालना है, तो बेटा टोटल टाइम तो दे दिया, टोटल चार्ज कैसे मिलेगा? ग्राफ दे रखा है आपकी बार हमें, किस किस के बीच में, करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकंड। तो बताओ चार्ज, यदि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो चार्ज कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था ना चार्ज कैसे, हाँ IT dt, ये रहा T1 से T2 तक, एरिया की हेल्प से निकालते हैं। तो इसका एरिया निकाल देंगे, देखो कितना आएगा इसका एरिया, यहां बनाएंगे दोबारा से, ये रहा T, 0 2 4 और ये है I, इसे हटा देता हूं मैं, I एम्पियर, कितना है ये 0.5। तो बेटा इसका एरिया कितना निकालें, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, कितनी है हाइट 0.5 एम्पियर इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 0.5 कितना है 1, तो एरिया है 1। अब कुछ बच्चे तो सोचते हैं एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, लेकिन यहां पर एरिया की यूनिट क्या होगी बता दो मेरे को, कूलम होगी, वेरी गुड, कूलम,
क्योंकि एम्पियर और इनटू टाइम का मल्टीप्लाई है तो कूलम, तो टोटल चार्ज आ गया ना मेरा 1 कूलम, बिल्कुल सही है। यहां रख देंगे क्यू टोटल 1/4, तो बेटा एवरेज करंट कितनी आ गई बता सकते हो? 0.25 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये नीट और जेईई मेंस में तो फुल पूछा जाता है, छोटा से छोटा क्वेश्चन। कॉपी करो तेजी से। You have to find average current 0 से लेके 7 सेकंड तक। आपको इसमें एवरेज करंट निकालना। ये ग्राफ दे रखा है, आईटी ग्राफ दिया हुआ। करो कॉपी। जब इधर का कॉपी कर ले तो बता देना बेटा मेरे को, बाकी वो क्वेश्चन करो। अरे मिटा दो इधर का। यस करके दिखाओ। एवरेज करंट 0 से 7 सेकंड तक निकालनी है आपको। एवरेज करंट का फॉर्मूला तो यही लगेगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो आसान है निकालना हर एक स्थिति में। लेकिन टोटल चार्ज निकालना टफ हो सकता है आपके लिए। बताओ भाई। अरे टोटल टाइम कितना लिख दूं, कहां से कहां तक? 7 सेकेंड। देखो इधर ये है ऐसे, ये है 2 एम्पियर है ना, ये रहा आई इन एम्पियर। ये है 5 और ये है 7। यहां पे यहां तक देखो, यहां तक। इधर का छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें 0 से 7 तक पूछा है। तो बेटा अगर जो एम्पियर वर्सेस टाइम ग्राफ आपको पता हो तो आप चार्ज टोटल कैसे निकालते हैं? बोलो एरिया अंडर आईटी ग्राफ से। आईटी ग्राफ का एरिया, आईटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? टोटल चार्ज। बोर्ड पे देखो एरिया कौन सा? चलो एक तो एरिया ये हो गया, एक एरिया ये भी हो गया। तो ध्यान रखना, आपने रेक्टिलिनियर मोशन में भी किया था, जो ऊपर का एरिया होता है एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया, वो क्या होता है? प्लस साइन के साथ।
और जो इसके साथ होता है वो एरिया कैसा होगा, नेगेटिव साइन के साथ। क्यों नेगेटिव, देखो इधर करंट है पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव का मतलब है ये कंडक्टर है, तो करंट 0 से 5 सेकंड तक तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। दूसरी बात, 5 के बाद करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो नेगेटिव हो गई। नेगेटिव का मतलब 0 से 5 तो ये है, और फिर 7 सेकंड के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, यही मतलब है इसका। तो पहले चार्ज तो इधर फ्लो हुआ, अब इधर फ्लो हो रहा है। दूसरी बात, ऊपर का चार्ज पॉजिटिव, नीचे का चार्ज नेगेटिव। तो मैं इसे साफ कर रहा हूं, देखो यहां से, इसका कोई यूज नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इसका एरिया कोई भी बता देगा, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, बेस है 5, हाइट कितनी है 2, तो कितना आ गया बेटा A1 प्लस 5 कूलम। बोर्ड पे देखो। अब मेरे को इसकी एरिया बताओ, नेगेटिव आएगा पहली बात तो। दूसरी बात 1/2, इसका आधार कितना है बेस, ये 2, ये 7 है 5, लेकिन मुझे ऊंचाई नहीं पता, हाइट। कोई बच्चा बता सकता हाइट कितनी आएगी इसकी, हाइट h, कोई बच्चा बता सकता है, इंटेलिजेंट बच्चा? अबे इतना लंबा सवाल नहीं पूछ लिया मैंने तुमसे, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो इसमें, टाइम खराब कराओगे तुम। ये थीटा है और ये भी थीटा ले लो। इधर देखो tan थीटा, इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है 5, और इधर से भी tan थीटा ले लो। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा बराबर h/2। ये बहुत बार आता है निकालने, रेक्टिलिनियर मोशन में खूब कराया तुम्हें, बता भी नहीं रहे हो तुम। 2 दूनी 4/5, या ये हाइट आ गई। अब तो एरिया आ जाएगा इसका, कैसे? इसका एरिया 1/2 माइनस में इनटू बेस कितना है इसका 2, बेस 2 कैसे आया भाई, यहां से लेके यहां तक 7 और यहां से लेके यहां तक 5, तो ये कितना बचा 2 ही तो आएगा ये। तो 2 इंटू हाइट कितनी है, ये हाइट 4/5, एरिया कितना आ गया -4/5 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज A1 प्लस A2, 5 पंजे 25 माइनस 4/5, 21/5। सही है क्या बात, सही है। ये आ गया Q टोटल कूलम, इसलिए यहां पे रख देता हूं, देखो शुरू में ही Q टोटल कितना आया 21/5, तो 21/5 इंटू 7, 7 या 21, 3/5 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर इज द एवरेज करंट। करो कॉपी तेजी से, जल्दी से फटाफट। किसी को डाउट हो तो बेटा मैं रिपीट कर दूंगा किसी भी कॉन्सेप्ट में, लेकिन यदि आप पूछोगे नहीं तो नहीं बता पाऊंगा ना।
बताओ भाई, एक जनरल क्वेश्चन है, y और x में इस लाइन को ड्रॉ करना है। देखो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है कि लाइन को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए एक्स वाई प्लेन में। इसे कॉपी करो और बता देना जब कॉपी कर लो तो। बाकी बच्चे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो। हाँ भाई, अरे हो गया कॉपी शिवालिक? यस सर, हो गया। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है ये बात? यस सर। करो। ड्रॉ करना लाइन। देखो, अगर जब तुम्हें ड्रॉ लाइन ड्रॉ, वैसे मैं बताता रहता हूं बार बार, बच्चे भूलते रहते हैं बार बार। लाइन को जब भी कोई भी लाइन हो, दुनिया की कोई सी भी लाइन उसे ड्रॉ करनी है तो सिंपल तरीका अपनाना है। एक बार क्या करोगे, x को 0 करोगे, y की वैल्यू निकालोगे। x को 0 करा, y की वैल्यू कितनी आई? -3। तो कोऑर्डिनेट क्या है? 0 -3, 0 -3। एक पॉइंट तो आ गया। दूसरा पॉइंट y को 0 करना और x की वैल्यू निकालना। y को 0 करोगे तो 0 इज इक्वल टू 2x - 3, 3 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 3/2, 1.5। तो जब y 0 रखा, एक तो ये आ गया, जब y 0 रखा तो x कितना आ गया? 1.5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1.5, 0, 1.5, 0। लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल और केवल 2 पॉइंट की जरूरत होती है। सबसे अच्छा तरीका यही है। एक बार x को 0, y की वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट, y को 0, x की वैल्यू, दूसरा कोऑर्डिनेट, प्लेन पे ड्रॉ करो और इसे मिला दो, ये आ गई लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेशन। जल्दी से कॉपी करो, तेजी से। कॉपी करो, क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पे, क्वेश्चन कॉपी करो।
देखो, कंडक्टर में करंट कितनी दे रखी है भाई? कंडक्टर में करंट, इस कंडक्टर में करंट 40-5 दे रखी है, और आपको इस कंडक्टर से जितना चार्ज फ्लो हुआ है, कब तक? जब तक कि इसमें करंट की डायरेक्शन बदल ना जाए। करंट की डायरेक्शन को बदलेगी, देखो कैसे। आप इसका क्या करोगे, सबसे ज्यादा अच्छा यह है कि आप इसे करंट का और टाइम का ग्राफ बना लो इस इक्वेशन से। कैसे? I = 40-5 का ग्राफ बनाना है, तो ये ऐसे ही होगी ना, y = 4x-5 की तरह। तो कैसे करेंगे देखो, एक बार t को 0 रखेंगे, t 0 रखा तो I कितना आ गया? -5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0, -5। सही है। एक बार I को 0 रखेंगे, जब I को 0 रखोगे तो 40-5, 5 = 40, तो t = 5/4, तो t कितना आ गया? 5/4। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बताओ? 5/4, 0। बोलो, ये आ गया। अब इन कोऑर्डिनेट को 0, -5, ये आ गया एक पॉइंट, और एक ये 5/4, 0 दूसरा पॉइंट। बोर्ड पे देखो ध्यान से, I = 40-5, ऐसे बोर्ड पे देखो कैसे। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से होगी। बोलो। दूसरी बात, ये इक्वेशन इधर नहीं जाएगी। कोई बता सकता है ये इक्वेशन जो लाइन है वो इधर क्यों नहीं जाएगी? इधर साइड कोई बच्चा? Because time is never negative. टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम 0 से बड़ा ही बड़ा हो सकता है। दूसरी बात देखो, तो यहां पे t = 0 पर करंट कितनी थी? -5 एम्पियर। माइनस का मतलब डायरेक्शन नेगेटिव थी। अब धीरे धीरे करंट क्या हो गई? 0, और फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो उसने ये पूछा है कि इसमें चार्ज फ्लो बताओ जब तक कि उसमें डायरेक्शन चेंज ना हो जाए। तो इसका मतलब I वर्सेस टाइम ग्राफ में यदि आपको चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? एरिया से। लेकिन कौन सा एरिया निकालेंगे? देखो, इसके बाद डायरेक्शन यहां पे नेगेटिव थी, इधर पॉजिटिव थी, तो एरिया निकलेगा ये वाला, ये एरिया निकलेगा। समझ में आई बात? यही एरिया IT वर्सेस में चार्ज देगा जब तक कि उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो गई। एक मिनट, डायरेक्शन डज नॉट रिवर्स, ऐसे शब्द लिखा हुआ है किताब में भी। रिवर्स लिख लो चेंज की जगह, रिवर्स का मतलब उल्टी, बस दोनों ही बात। तो चार्ज निकाल दोगे तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा माइनस लगा करके 1/2 बेस। ये कितना है बेस? ये लंबाई 5/4, और ये हाइट कितनी है? ये है 5। 5/4 × 5। मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं। इसका एरिया जो आएगा वो आएगा -1/2 बेस इंटू हाइट, ये आ गया 25/8 कूलम एरिया आ गया। ये चार्ज है। माइनस तो केवल ये प्रदर्शित करता है कि इधर चार्ज जा रहा है, उधर चार्ज जा रहा है, लेकिन टोटल चार्ज यदि हम पॉजिटिव ले लें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहां पे लिख देता हूं, इसलिए चार्ज फ्लो टिल, ये तो साफ कर देता हूं मैं, टिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। कितना आ गया? 25/8 कूलम इज द करेक्ट आंसर। मतलब एडवांस का तो नहीं कहूंगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है ना। मतलब तुम्हें शीट वीट में तो नहीं मिलेगा अपनी वो जो किताब होती है ना।
लेकिन अगर जो अपन करा रहे हैं तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन नीट और आईआईटी जेईई में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, ये बात ध्यान रखना। अर्जी फर्जी क्वेश्चन तो अपन है ही नहीं हमारे पास, तो कराएंगे कैसे, है नहीं। कर लो तेजी से कॉपी। एक तो बोर्ड ही खराब है, ये सारा करते रहो, या तो ये साफ होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है साफ होगा एक बार। जब कॉपी कर लो तो बता देना। Yes, sir. वेरी गुड। देखो अब हम बात करते हैं थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, थर्मल स्पीड VTH, thermal speed of electron in conductor। अरे यार कोई लोहे का चटनी है, लोहे का चटनी। हाँ भाई, कोई बच्चा बता सकता है थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर के बारे में कुछ जानता हो? यदि कोई बताओ भाई, कुछ भी बता दो अपनी मर्जी से। मतलब When we heat some conductor, the electrons start moving randomly and they hit each other, and their velocities therefore are known as हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा थोड़ा तो है पढ़ना। जब भी आप लेक्चर अटेंड करो तो एनसीईआरटी में से आपके पास जो भी किताब है उसे पढ़ लिया करो, है ना, तो ज्यादा समझ में आता है। ध्यान से देखो, हम तो हिंदी में बताएंगे, है ना। क्या कि ऐसे कि जैसे मान लिया कोई भी कंडक्टर है, अपने आसपास किसी भी कंडक्टर को देख लो, जैसे मान लिया लोहा है, ये चाबी है, ये मेटल है, कंडक्टर है, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के भरे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कितना? जैसे मैं इसे बना देता हूं, ये मेटल है, क्या है ये? मेटल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के भरे हुए हैं। ऐसे कितने ठूस ठूस के भरे हुए हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने हैं? 10 की पावर 28, किसी किताब में 10 की पावर 29 लिखा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या घूमते रहते हैं रैंडमली इधर उधर। मेटल जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर के बने होते हैं, है ना, या आयन से भी कह सकते हो। तो कुछ आयन हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो भी होते हैं। तो एटम्स के बीच में एटम्स कनेक्टेड होता है। कैसे? ऐसे एटम कनेक्टेड होता है ना, यूं करके, यूं, ऐसे करके,
ऐसे कोवलेंट बॉन्ड से, यूं यूं ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता है ना, बॉन्ड बॉन्ड ऐसे होते हैं। तो एटम 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 कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उनके बीच में जगह रहती है, ये जगह रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच की जगह में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कैसे? यहां से गए यहां पे, यहां से गए यहां से यहां, यहां 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 यहां, ऐसे ऐसे तो चारों तरफ घूमते रहते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन? जिसमें न्यूक्लियस का प्रभाव कम होता है। अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है इसकी। ये इस तरीके से घूमते रहते हैं जैसे कि किसी चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? गैस के मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं ना। नहीं आई बात समझ में? गैस के मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, इस प्रकार से घूमते रहते हैं। ये समझ में आई बात? तो इनके गैस के मॉलिक्यूल का यदि मास m है, m, और इस गैस का टेम्परेचर T है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई? 3/2 kT होती है। किसकी? गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वी आर एम एस स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ये जो मेटल के अंदर, ये जो मेटल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बहुत हाई स्पीड से घूम रहे हैं, रैंडमली अब भी घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसे चलते हैं जैसे कि एक चैम्बर में गैस भरी हो और गैस के मॉलिक्यूल हो। तो दीज इलेक्ट्रॉन आर सिमिलर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस फिल्ड इन ए चैम्बर। तो इस वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इलेक्ट्रॉन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन गैस भी नाम होता है इनका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन गैस। they act as a similar to molecule in the gas। क्लियर है क्या? तो बहुत हाई स्पीड से घूमते रहते हैं, और इनकी स्पीड जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड या एटम की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ऐसे इन फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी टेम्परेचर पर सेम तरीके से डिपेंड करती है। तो यदि इसकी स्पीड, थर्मल स्पीड VTH हो, तो 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ ME VTH का स्क्वायर। हम पढ़ रहे हैं थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन की जगह फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लो तो ज्यादा बेटर है। तो बोर्ड पे देखो ये कट जाएगा, तो VTH का स्क्वायर 3 kT अपॉन ME आ जाएगा। तो थर्मल स्पीड √3 kT अपॉन ME। K की वैल्यू K होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट 3.8 इंटू 10 की पावर -23, और 10 की पावर -23 होता है, कितना होता है? R इज इक्वल टू K इंटू NA। हाँ, 1.38 इंटू 10 की पावर -3। टेम्परेचर मान लिया 300 केल्विन है रूम टेम्परेचर पर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, तो ये जो आती है लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड आती है। ध्यान देना ऑर्डर पे, 10 की पावर 4 भी लिख सकते हो आप इसे, है ना। थर्मल स्पीड 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस चाबी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कितनी तेजी से चल रहा है? 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब समझते हो? 10,000 मीटर पर सेकेंड। इतनी तेजी से तो मतलब ट्रेन कितनी चलती है? कुछ भी नहीं चलती। इतनी तेजी से इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस स्पीड को ही क्या कहते हैं? हम थर्मल स्पीड कहते हैं। तो व्हाट इज थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? ड्यू टू टेम्परेचर दे एक्वायर द स्पीड एंड मूव्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन विद थर्मल स्पीड 10 की पावर 5। क्लियर है क्या बात? दिस इज द थर्मल स्पीड। इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह वर्क करते हैं। कॉपी कर लो, किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर लो।
ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हाँ, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सर ये वी टीएच का क्या मतलब है? VH मतलब TH बोले तो थर्मल स्पीड, TH थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एटम्स लिख लो, एटम्स इन, एटम्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, इन चैम्बर, है ना? इधर उधर VRMS। जल्दी से कॉपी करो और बताओ मेरे को कितना समझ में आया। अरे कर लिया कॉपी? कर लो आराम से कर लो। लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में थोड़ा सा बताऊंगा, अभी छोड़ के मत जाना, अभी है ना, 2 मिनट में बताऊंगा मैं अभी एक और चीज। हो जाए तो बोल देना यस सर। T300 क्यों लिया है बेटा? T300 क्यों लिया है? टी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर, है ना? इसे 300 लो, 273 लो, मैंने तो अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे तो कुछ नंबर आएगा, उसे लगभग लिख दिया, है ना? Yes, then sir. हाँ, ये रहा, ये भी चाबी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, समझ लो। आपके पास जो भी मेटल रखी हुई है, जैसे आपका लैपटॉप है उसमें मेटल है, या कुछ भी चीज आपके यहाँ बर्तन है उसमें भी मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, और वो चल रहे हैं, डेफिनेटली चल रहे हैं। कितनी स्पीड से? इतनी स्पीड से। जब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज किसी कंडक्टर में, जैसे इसमें, बहुत तेज स्पीड से चल रहा है, बोलो, तो मैंने आपको करंट की डेफिनेशन बताई थी ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। जहां जहां चार्ज फ्लो होने लगेगा वहां पर करंट फ्लो होने लगेगी। तो बताओ इसमें करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही? चार्ज है इसके अंदर, बहुत सारा चार्ज है, लेकिन, और वो चल भी रहा है, लेकिन करंट नहीं है। फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है, कल को पूछूंगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया?
किसी को आता हो तो बता दो। सर क्योंकि जो हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं वो 0 आती है वेलोसिटी से। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलो कल को डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा तो आंसर सही है भाई, एवरेज करेंगे तो 0 आती है, ठीक है। बाकी बताऊंगा मैं कैसे करेंगे, बाकी बच्चे भी ढूंढना भाई कैसे क्या कहना चाह रहे हैं ये, है ना बेटा, ये वेरी गुड। चलो पढ़ करके आना, पढ़ करके है ना ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेना तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे तो अपन ही पढ़ाएंगे, है ना, ये सब एनसीईआरटी में लिखा नहीं रहता है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है, किसी को डाउट हो तो भाई पूछ लो।